नीट वॉरियर्स, कैसी चल रही है तैयारी? एकदम जोरों पर होगी। देखिए, जिंदा रहने के लिए खाना पीना सांस लेना ये सब तो जरूरी है ही, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। पर बॉडी में जो इतनी सारी एक्टिविटीज चलती हैं, मतलब उसमें वेस्ट भी तो बनता है ना? हाँ, जाहिर सी बात है, मेटाबॉलिक वेस्ट। और इस वेस्ट को टाइम पर बॉडी से बाहर निकालना ये सर्वाइवल के लिए उतना ही क्रिटिकल है। तो आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की गहराइयों में उतर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बिल्कुल। तो आज इस विश्लेषण में हम फोकस करेंगे कि एनिमल्स कौन-कौन से मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, खासकर नाइट्रोजनस वेस्ट्स। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। हाँ, और उन्हें निकालने के तरीके क्या-क्या है, एवोल्यूशन के हिसाब से भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे अलग-अलग एनिमल ग्रुप्स में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया से लेकर किडनीज तक। हाँ, और फिर आखिर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बनावट को समझेंगे, किडनीज, नेफ्रॉन, सब कुछ। और ये सब आपके सोर्स मटेरियल के आधार पर ही होगा। एकदम सही कहा। हमारा लक्ष्य है कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करना। जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम इंग्लिश में ही रखेंगे, जैसा नेट में आता है। हाँ, वो जरूरी है। लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा सरल हिंदी में होगा। कोशिश रहेगी कि हर लाइन, हर कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आए। बहुत बढ़िया। तो मिशन है इस चैप्टर के शुरुआती हिस्से को एकदम मजबूत करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स के टाइप से लेकर ह्यूमन किडनी और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर तक, और हाँ, यूरिन फॉर्मेशन के बेसिक स्टेप्स का इंट्रोडक्शन भी। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। शरीर में बनता क्या-क्या है जिसे बाहर निकालना इतना जरूरी है? बॉडी में हजारों केमिकल रिएक्शंस, जिन्हें हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, वो चलती रहती हैं। सोर्स मटेरियल ये बताता है कि इनसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट्स तो बनते ही हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयोन्स जैसे Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट वगैरह, ये सब भी एक्यूमुलेट होते हैं। अच्छा। या तो मेटाबॉलिज्म से बनते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा इनटेक से, और इन्हें टाइम पर निकालना एसेंशियल है बॉडी के बैलेंस के लिए। इनमें से नीट के लिहाज से सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना चाहिए? नाइट्रोजनस वेस्ट पर। बनते हैं मेन रूप से प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के ब्रेकडाउन से। ओके। और इनमें अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, मतलब सबसे जहरीला। सबसे टॉक्सिक। हाँ, और टॉक्सिक होने के साथ साथ इसे शरीर से निकालने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए। तो ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, रेडिली सॉल्युबल है। तो फिर अगर ये आसानी से बन रहा है तो सारे जानवर अमोनिया ही क्यों नहीं निकाल देते? इसमें कुछ तो दिक्कत होगी। बिल्कुल, वही तो पॉइंट है। टॉक्सिसिटी और पानी की जरूरत, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अच्छा। यहीं पर आता है दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया। ये अमोनिया से काफी कम टॉक्सिक है। ओके, लेस टॉक्सिक। और इसे निकालने के लिए अमोनिया की तुलना में पानी भी कम लगता है। ठीक है। और तीसरा है यूरिक एसिड। ये इन तीनों में सबसे कम टॉक्सिक है, और इसे निकालने में पानी का नुकसान, मतलब वाटर लॉस, ना के बराबर होता है। ये लगभग सॉलिड पेस्ट या पेलेट के रूप में निकलता है। ओह, तो ये तरह का ट्रेड ऑफ हुआ, टॉक्सिसिटी वर्सेस वाटर कंजर्वेशन, मतलब जहर कितना है और पानी कितना बचाना है। एग्जैक्टली। कौन सा एनिमल क्या एक्सक्रीट करेगा, ये मुख्य रूप से उसके हैबिटेट पर डिपेंड करता है, खासकर पानी कितना अवेलेबल है इस पर। अच्छा। इसी बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 मेन कैटेगरीज में रखते हैं, जैसा सोर्स मटेरियल में दिया भी है। पहला है अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म मतलब अमोनिया एक्सक्रीशन? हाँ, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वे अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जैसे कौन और कैसे निकालते हैं ये अमोनिया? पानी में घुल जाती है आपने कहा। हाँ, सोर्स लिस्ट करता है। मैनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फिबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट्स। क्योंकि अमोनिया पानी में रेडिली सॉल्युबल है, ये बॉडी सरफेस से या गिल्स के सरफेस से मछलियों में डिफ्यूजन के जरिए अमोनियम आयंस NH4+ के रूप में आसानी से निकल जाती है। डिफ्यूजन से ही? हाँ, डिफ्यूजन से। इसमें किडनीज का रोल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। पानी की कोई कमी नहीं होती इनके पास, तो ये स्ट्रैटेजी बढ़िया काम करती है। मेक सेंस। पानी में रहने वालों के लिए आसान, पर जमीन पर रहने वालों का क्या? वहां तो पानी बचाना प्रायोरिटी है, तो वहां क्या एडेप्टेशन हुई? बिल्कुल, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, मतलब जमीन पर रहने के लिए अनुकूलन, नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हाँ, पानी बचाने के लिए। तो यहाँ आता है
यूरियोटेलिज्म। एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यूरियोटेलिक जैसे? इनमें आते हैं मैमल्स, हम इंसान भी, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मतलब वो एम्फीबियंस जो ज्यादातर जमीन पर रहते हैं, और मरीन फिशेस, समुद्री मछलियां। एक मिनट, मरीन फिशेस वो तो पानी में रहती हैं, उन्हें यूरिया क्यों बनाना पड़ा? उन्हें तो अमोनिया निकालना चाहिए था। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए, मरीन फिशेस जो हैं वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, मतलब उनके आसपास का समुद्री पानी ज्यादा सॉल्टी होता है बॉडी फ्लूइड से। हाँ। तो उन्हें अपनी बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत होती है, और यूरिया इसमें हेल्प करता है। अमोनिया डायरेक्ट निकालना उनके लिए ऑस्मोटिक बैलेंस बिगाड़ सकता है। अच्छा, ये बात है। खैर, यूरिया बनता कैसे? मेटाबॉलिज्म से जो टॉक्सिक अमोनिया बनी, हाँ। उसे लिवर में यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये यूरिया फिर ब्लड में आता है और किडनीज इसे फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती हैं। ओके, लिवर में बनता है, किडनीज निकालती हैं। हाँ, और सोर्स में खास बात लिखी है, some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. मतलब कुछ यूरिया किडनी में रोक लिया जाता है ओस्मोलैरिटी के लिए। हाँ, कुछ एनिमल्स में डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए किडनी मैट्रिक्स में कुछ यूरिया रिटेन भी हो सकता है। कमाल है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के इंटरनल बैलेंस में मदद कर रहा है। अच्छा, तीसरा टाइप क्या था, जहां पानी की किल्लत और भी ज्यादा हो, जैसे रेगिस्तान वगैरह में? वहां एडेप्टेशन और भी एक्सट्रीम है। यूरिकोटेलिज्म। एनिमल्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। यूरिकोटेलिक कौन आते हैं इसमें? रेप्टाइल्स जैसे सांप, छिपकली, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, पेस्ट या पेलेट के रूप में कहा था आपने? हाँ, यूरिक एसिड पानी में लगभग इनसॉल्युबल है, तो इसे मिनिमम वाटर लॉस के साथ पेलेट या पेस्ट की तरह निकाला जाता है। पानी बचाने का ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। एकदम क्लियर हो गया। तो वेस्ट प्रोडक्ट का टाइप हैबिटेट से कितना क्लोजली जुड़ा है। अमोनिया पानी वालों के लिए, यूरिया बीच वालों के लिए, और यूरिक एसिड एकदम पानी बचाने वालों के लिए। मोटे तौर पर हाँ। अच्छा, अब इन वेस्ट्स को निकालने वाले स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। क्या सभी एनिमल्स में किडनीज ही होती है? नहीं। सोर्स मटेरियल कहता है, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इनवर्टेब्रेट्स में जनरली सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, ट्यूब्स जैसे? हाँ, जबकि वर्टेब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज। चलिए कुछ मेन स्ट्रक्चर्स देखते हैं इनवर्टेब्रेट्स के। पहला, प्रोटोनेफ्रिडिया। इन्हें फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। फ्लेम सेल्स क्यों? अंदर सीलिया होते हैं, उनकी मूवमेंट फ्लिकरिंग फ्लेम जैसी लगती है माइक्रोस्कोप में। ओके, किसमें मिलते हैं ये? ये प्लैटीहेल्मिंथीज जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स और सिफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फिऑक्सिस में मिलते हैं। इनका मेन काम एक्सक्रीशन से ज्यादा ऑस्मो रेगुलेशन है, मतलब आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस करना। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन मेन फंक्शन है। ये तो काफी सिंपल स्ट्रक्चर हुआ, इससे एडवांस्ड कुछ है? हाँ, फिर आते हैं नेफ्रिडिया। ये अर्थवर्म्स और दूसरे एनालिड्स में पाए जाने वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, केंचुए में नेफ्रिडिया? हाँ, ये नाइट्रोजनस वेस्ट हटाने और फ्लूइड आयोनिक बैलेंस दोनों काम करते हैं। ये प्रोटोनेफ्रिडिया से थोड़े ज्यादा डेवलप्ड हैं। और इंसेक्ट्स में आपने कॉकरोच का जिक्र किया था पहले। हाँ, उनमें होते हैं मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ये हीमोलिम्फ, जो इंसेक्ट का ब्लड जैसा फ्लूइड है, से वेस्ट एब्जॉर्ब करके गट में डालते हैं। गट में? हाँ, और फिर वो वेस्ट मल के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। ओके, और प्रॉन्स जैसे क्रस्टेशियंस में, उनमें कुछ अलग होता है? उनमें होते हैं एंटेनल ग्लैंड्स। इन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये हेड रीजन में होते हैं और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अच्छा, एंटेनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स। हाँ। तो इन वर्टिब्रेट्स में काफी डाइवर्सिटी है स्ट्रक्चर्स की। फंक्शन लगभग सबका वही है, वेस्ट रिमूवल और ऑस्मो रेगुलेशन। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स पर, और खासकर ह्यूमंस पर। यहाँ तो सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स होगा ना? बिल्कुल। वर्टिब्रेट्स में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं किडनीज। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें शामिल हैं अ पेयर ऑफ किडनीज, मतलब 2 किडनीज। ठीक है। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 नलियां जो किडनी से ब्लैडर तक जाती हैं। यूरेटर्स, हाँ। ए यूरिनरी ब्लैडर, एक थैली जहां यूरिन स्टोर होता है, और ए यूरिथ्रा,
वो ट्यूब जिससे यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरिथ्रा। गॉट इट। अच्छा, किडनीज की पोजीशन और स्ट्रक्चर के बारे में सोर्स क्या बताता है? डायग्राम्स में ये इंपॉर्टेंट होता है जानना। किडनीज रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, राजमा के दाने जैसे। हाँ, बीन शेप्ड। इनकी लोकेशन है लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टेब्रा के लेवल पर। एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ, मतलब डॉर्सल साइड पर, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक। ओके, लोकेशन क्लियर है। सोर्स में डायमेंशंस भी दिए हैं, लेंथ 10-12 सेंटीमीटर, विथ 5-7 सेंटीमीटर वगैरह। ये रेफरेंस के लिए ठीक है, पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ, वो जो बीन शेप का अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइलम। ये एक नॉच जैसा है, यहीं से यूरेटर बाहर निकलता है और रीनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर अंदर आती है, रीनल वेन जो फिल्टर्ड ब्लड लेकर बाहर जाती है, और नर्व्स अंदर बाहर आती जाती हैं। अच्छा, हाइलम एंट्री एग्जिट पॉइंट है। हाँ, हाइलम के अंदर किडनी में एक फनल शेप्ड स्पेस है, उसे कहते हैं रीनल पेल्विस। इसी में यूरिन कलेक्ट होकर यूरेटर में जाता है। पेल्विस में कप जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कैलिक्सिस, सिंगुलर कैलिक्स कहते हैं। रीनल पेल्विस और कैलिसिस, ठीक है। अगर किडनी को लंबाई में काटें, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, तो अंदर क्या दिखेगा? देखिए, किडनी के बाहर एक टफ कवरिंग होती है, कैप्सूल। अंदर दो मेन जोन्स हैं। बाहरी हिस्सा है कॉर्टेक्स और अंदरूनी हिस्सा है मेडुला। मेडुला कुछ कोन शेप के मासेस में बंटी होती हैं, इन्हें मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स, कोन जैसे? हाँ, कोनिकल मासेस। इन पिरामिड्स के नुकीले सिरे, जिन्हें पैपिले कहते हैं, वो कैलिसिस के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, और कॉर्टेक्स का टिश्यू इन पिरामिड्स के बीच बीच में भी फैला होता है। इन एक्सटेंशंस को कहते हैं रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अच्छा, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पिरामिड्स, कैलिसिस, पेल्विस और कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ये स्ट्रक्चर समझना डायग्राम्स के लिए बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल। ये तो हुई किडनी की ओवरऑल एनाटॉमी, पर किडनी का वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट कौन सा है जो असल में फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिसके बारे में हम सुनते हैं? हाँ, वो है नेफ्रॉन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन? हर किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। सोचिए, 10 लाख। हर नेफ्रॉन एक मिनिएचर किडनी की तरह काम करता है। 10 लाख? वाओ, जबरदस्त। इस नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या-क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स होगा? हाँ, थोड़ा डिटेल्ड है पर लॉजिकल है। हर नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट्स हैं, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है, एक टफ्ट। इसमें ब्लड आता है एफरेंट आर्टेरियोल से, ए फॉर अराइव याद रखने के लिए, और जाता है एफरेंट आर्टेरियोल से, ई फॉर एग्जिट। एफरेंट से आया, एफरेंट से गया। हाँ, ये एफरेंट आर्टेरियोल रीनल आर्टरी की ही एक फाइन ब्रांच है। दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। ये एक लंबी मुड़ी तुड़ी सी ट्यूब है। अच्छा, ये ट्यूब्यूल कहाँ से शुरू होती है? ग्लोमेरुलस के पास से? बिल्कुल, ये शुरू होती है एक डबल वॉल्ड कप जैसे स्ट्रक्चर से, जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेरे रहता है। बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस को घेरता है। हाँ, और ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को मिलाकर कहते हैं मल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। फिल्ट्रेशन का मेन काम यही होता है। ओके, मल्पिगियन बॉडी, रीनल कॉर्पसल इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल। फिल्ट्रेशन साइट। अब बोमन्स कैप्सूल के बाद ट्यूब्यूल का रास्ता कैसा है? सीधी है या मुड़ी हुई? नहीं, सीधी नहीं। कैप्सूल के ठीक बाद ट्यूब्यूल बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, मतलब घुमावदार। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में पीसीटी। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, बोमन्स कैप्सूल के। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, ठीक है। पीसीटी के बाद ट्यूब्यूल एक यू शेप्ड का लूप बनाती है, जैसे हेयरपिन होता है ना, वैसा। इसे कहते हैं हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। हेनलेज लूप, यू शेप्ड। हाँ, इसके दो हिस्से हैं, एक नीचे जाने वाला लिम्ब जिसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और एक ऊपर जाने वाला लिम्ब जिसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब्स। ओके। असेंडिंग लिम्ब के बाद ट्यूब्यूल फिर से कॉइल्ड होती है, घुमावदार। इसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में डीसीटी। डिस्टल मतलब दूर वाला, बोमन्स कैप्सूल से। डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पहले पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी। बिल्कुल। और आखिर में कई नेफ्रॉन्स की डीसीटीज एक कॉमन सीधी ट्यूब में खुलते हैं, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट, कॉमन ट्यूब। हाँ, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर फिर रीनल पेल्विस में खुलती हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स के थ्रू होते हुए कैलिसिस में।
जहां से यूरिन यूरेटर में जाता है। समझ गए, पूरा पाथवे क्लियर है। अच्छा, ये सारे पार्ट्स मैल्पीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये किडनी के कॉर्टेक्स और मेड्यूला में कैसे अरेंज्ड होते हैं? देखिए, माल्पीजियन कॉर्पसल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी ये सब कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। कॉर्टेक्स में, ओके। हेनलेज लूप मड्यूला में नीचे तक जाता है। कलेक्टिंग डक्ट भी कॉर्टेक्स से शुरू होकर मड्यूला से गुजरती हुई पेल्विस तक जाती है। तो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में मिलते हैं। हाँ, उनका कुछ हिस्सा मड्यूला में होता है। क्या सारे नेफ्रॉन्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं या इनमें भी टाइप्स हैं? नहीं, एक जैसे नहीं होते। दो मेन टाइप्स हैं, मेनली बेस्ड ऑन हेनलीज लूप की लेंथ और वो मड्यूला में कितनी गहराई तक जाता है। अच्छा, कौन से टाइप्स? ज्यादातर नेफ्रॉन्स, करीब 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। इनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है और मड्यूला में या तो जाता ही नहीं या बहुत कम एक्सटेंड करता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज्यादातर यही होते हैं? हाँ, बाकी के जो 15% हैं वो जक्स्टामोड्यूलरी नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। जक्स्टा मतलब पास, ये कॉर्टेक्स और मड्यूला के जंक्शन के पास होते हैं। जक्स्टामोड्यूलरी नेफ्रॉन्स। इनका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है और मड्यूला में काफी गहराई तक जाता है। ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अच्छा, तो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले यूरिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में होता है ये। बिल्कुल। अब एक और सवाल ब्लड सप्लाई का। ग्लोमेरुलस में ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से आया, इफरेंट से निकला। ये इफरेंट आर्टेरियोल कहाँ जाती हैं फिर? गुड क्वेश्चन। इफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस से निकलकर रीनल ट्यूब्यूल मतलब पीसीटी, डीसीटी के चारों तरफ एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। इसे कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ट्यूब्यूल के आसपास। हाँ, ये रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि ट्यूब्यूल से निकली चीजें इन्हीं कैपिलरीज में जाती हैं और ब्लड से निकलने वाली चीजें ट्यूब्यूल में। ओके, और जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में कुछ अलग होता है? वाजा रेक्टा सुना है? हाँ, जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में इसी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क की एक पतली वेसल हेनलेज लूप के पैरेलल चलती है, बिल्कुल यू शेप बनाती हुई। इसी यू शेप्ड वेसल को वाजा रेक्टा कहते हैं। वाजा रेक्टा, हेनलेज लूप के पैरेलल। हाँ, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए जरूरी है, बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वाजा रेक्टा या तो एब्सेंट होती है या बहुत रिड्यूस्ड होती है। वाओ, यहाँ से बात और पेचीदा और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मतलब कितना डिटेल स्ट्रक्चर है फिल्ट्रेशन और प्रोसेसिंग के लिए। अब समझते हैं कि यूरिन बनता कैसे है, इसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। यहाँ से रियली इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, अब आते हैं मेन प्रोसेस पर। यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन प्रोसेसेस हैं जो नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। इन्हें इसी सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस में? ओके, बताइए। पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, FRS। ओके, तो पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन। एग्जैक्टली। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड which is carried out by the glomerulus. इसीलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। कितना ब्लड फिल्टर होता है? किडनीज हर मिनट लगभग 1100-1200 ml ब्लड फिल्टर करती हैं। सोचिए, हर मिनट 1100-1200 ml? हाँ, ये हमारे हार्ट के टोटल कार्डियक आउटपुट का, मतलब जितना ब्लड हार्ट 1 मिनट में पंप करता है, लगभग 15th हिस्सा है। जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर है किडनीज की। वाओ! ये फिल्ट्रेशन किन लेयर्स के थ्रू होता है, ये जानना जरूरी है नीट के लिए। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। बिल्कुल, ब्लड फिल्टर होता है 3 लेयर्स वाली फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से। ये बनती है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की दीवार, यानी एंडोथीलियम। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स, जिन्हें फेनेस्ट्रे कहते हैं। एंडोथीलियम विद फेनेस्ट्रे। ओके। नंबर 2 बोमेन्स कैप्सूल की दीवार यानी एपिथीलियम। इसकी स्पेशल सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स, हाँ सुना है। और नंबर 3 इन दोनों लेयर्स के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये नॉन सेलुलर लेयर है। तो ब्लड को इन 3 लेयर से गुजरना पड़ता है। एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, पोडोसाइट्स। ठीक है,
पोडोसाइट्स का स्ट्रक्चर कुछ खास होता है क्या? हाँ, पोडोसाइट्स की बनावट बड़ी इंट्रिकेट होती है। इनमें फुट प्रोसेसेस, पैर जैसे एक्सटेंशंस होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगे रहते हैं। इनके बीच बहुत महीन गैप रह जाते हैं। इन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स कहते हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट्स। अच्छा, एक्चुअल फिल्ट्रेशन इन्हीं स्लिट्स से होता है। ब्लड प्रेशर के कारण प्लाज्मा इन लेयर्स से फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल की स्पेस ल्यूमन में आ जाता है। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? कुछ खास बात है? हाँ, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि फिल्ट्रेशन इतना फाइन है, इतना बारीक है कि प्लाज्मा के लगभग सभी कंपोनेंट्स फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। पानी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, यूरिया, सब कुछ, सिवाय बड़ी चीजों के। बड़ी चीजें मतलब लार्ज प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये फिल्टर नहीं हो पाते क्योंकि फिल्ट्रेट में प्लाज्मा के प्राय सारे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। ओके, सिर्फ प्रोटीन्स और सेल्स पीछे रह जाते हैं ब्लड में, बाकी सब फिल्टर हो जाता है। अब ये फिल्ट्रेट बनता कितना है पर मिनट? जीएफआर जिसे कहते हैं। हाँ, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये वो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है जो किडनीज पर मिनट बनाती हैं। एक हेल्दी पर्सन में ये लगभग 125 ml पर मिनट होता है। 125 ml पर मिनट? हाँ, अगर आप पूरे दिन का हिसाब लगाएं, 125 ml पर मिनट इंटू 60 मिनट्स पर आवर इंटू 24 आवर्स पर डे, तो ये करीब 180 लीटर्स पर डे बनता है। क्या 180 लीटर्स फिल्ट्रेट एक दिन में? पर यूरिन तो दिन में मुश्किल से 1.5 लीटर ही बनता है, बाकी का 178.5 लीटर्स कहाँ गया? एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। यहीं आता है दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब वापस एब्जॉर्ब करना? हाँ, बने हुए फिल्ट्रेट का लगभग 99% हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल्स द्वारा वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सोचिए अगर रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो बॉडी से कितना पानी और जरूरी सब्सटेंस लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा कुछ ही देर में। हाँ, ये तो है। तो 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है और कैसे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या पैसिव? नेफ्रॉन की डिफरेंट सेगमेंट्स की जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं वो ये काम करती हैं, और ये एक्टिव और पैसिव दोनों मैकेनिज्म से होता है। दोनों से? हाँ, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, Na+ आयंस वगैरह, ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। मतलब एनर्जी एटीपी खर्च करके इन्हें फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में लाया जाता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ओके। जबकि कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट्स का हिस्सा और वाटर, ये पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन दो ऑस्मोसिस से होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट्स में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन मोस्टली पैसिव ही होता है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। अब तीसरा स्टेप था सीक्रीशन। इसका क्या मतलब है? ये रीअब्जॉर्प्शन का उल्टा है क्या? बिल्कुल सही पकड़ा, रीअब्जॉर्प्शन का उल्टा। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ट्यूबुलर सेल्स ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से कुछ सब्सटेंसेस लेती हैं और उन्हें फिल्ट्रेट में एक्टिवली डालती हैं। ब्लड से लेकर फिल्ट्रेट में डालना, जैसे H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस, K+ आयंस, पोटेशियम आयंस और अमोनिया। इन्हें ब्लड से निकालकर फिल्ट्रेट में सीक्रेट किया जाता है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? सीक्रीशन भी यूरिन फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड्स का आयोनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही ये वेस्ट रिमूवल का एक और तरीका है उन चीजों के लिए जो फिल्टर नहीं हो पाई थी या कम फिल्टर हुई थी। समझ गई। तो फिल्ट्रेशन से शुरुआत हुई ग्लोमेरुलस में, फिर जरूरी चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई ट्यूब्यूल्स में, और कुछ अनवांटेड चीजें ब्लड से निकालकर ट्यूब्यूल्स ने फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर दी, FRS। ठीक है, अब देखते हैं कि नेफ्रॉन का हर पार्ट, PCT, हेनलीज लूप, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, इनमें से क्या स्पेसिफिक रोल निभाता है। स्टार्टिंग विद PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, PCT, इसकी लाइनिंग है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये ब्रश बॉर्डर टर्म इंपॉर्टेंट है। ब्रश बॉर्डर मतलब इन सेल्स के सरफेस पर ढेर सारे माइक्रोविलाई होते हैं, जैसे ब्रश के ब्रिसल्स। ये सरफेस एरिया को रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो सरफेस एरिया ज्यादा मतलब ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन। PCT में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है,
नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लगभग 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यही रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। 70-80%? मेजर वर्क पीसीटी में ही हो जाता है। बिल्कुल। पीसीटी बॉडी फ्लूइड का पीएच और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने में भी मदद करता है। कैसे? ये H+ और अमोनिया को फिल्ट्रेट में सिलेक्टिवली सिक्रीट करता है और HCO3- बाइकार्बोनेट आयंस को फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब करता है। ओके, रीअब्सॉर्प्शन के साथ साथ सिक्रीशन और पीएच बैलेंस में भी रोल है पीसीटी का। अब पीसीटी के बाद आता है हेनलेज लूप, यू शेप वाला। इसका फंक्शन पीसीटी से काफी अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल अलग है। हेनलेज लूप में ओवरऑल रीअब्सॉर्प्शन मिनिमम होता है, लेकिन ये मेडुला में हाई ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बनाने और मेंटेन करने में क्रूशियल रोल निभाता है। हाई ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट? हाँ, मतलब मेडुला के फ्लूइड को बहुत कॉन्सेंट्रेट बनाने में यही ग्रेडियंट आगे जाकर यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेगा। अच्छा, कैसे करता है ये? डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स की प्रॉपर्टीज अलग हैं क्या? एग्जैक्टली, यही की है। डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे जाता है वो पानी के लिए तो परमिएबल है, पर इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NaCl के लिए लगभग इम्पर्मिएबल है। पानी निकल सकता है, सॉल्ट नहीं। हाँ, तो जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाता है मेडुला की तरफ जहां ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है, पानी ऑस्मोसिस से बाहर निकलता जाता है और फिल्ट्रेट अंदर कॉन्सेंट्रेट होता जाता है। ओके, फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हुआ जी डिसेंडिंग लिम्ब में। जी। अब असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब इसका उल्टा है। ये पानी के लिए इम्पर्मिएबल है, पर इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl को एक्टिवली या पैसिवली बाहर निकालता है। पानी नहीं निकल सकता, सॉल्ट निकलता है। करेक्ट। तो जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते जाते हैं मेड्यूलरी फ्लूइड में, जिससे वो फ्लूइड और कॉन्सेंट्रेट होता है। और क्योंकि पानी नहीं निकल रहा, तो ट्यूब्यूल के अंदर का फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता जाता है। वाओ, तो डिसेंडिंग में कॉन्सेंट्रेट हुआ, असेंडिंग में डाइल्यूट हुआ और मेड्यूलरी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेट होता गया। कमाल का सिस्टम है। हाँ, ये डिफरेंशियल परमेबिलिटी ही काउंटर करंट मैकेनिज्म का आधार है, जिसे हम शायद अगले भाग में डिटेल में समझेंगे। जरूर। अच्छा, हेनलीज लूप के बाद DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, DCT यहाँ होता है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर। कंडीशनल मतलब शर्तों पर आधारित, जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से। और ये होता है हार्मोन्स के कंट्रोल में, जैसे ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन पानी के रीअब्सॉर्प्शन के लिए, और एल्डोस्टेरॉन Na+ के रीअब्सॉर्प्शन के लिए। HCO3- का रीअब्सॉर्प्शन भी यहाँ हो सकता है। हार्मोनल कंट्रोल ADCT में सिक्रीशन भी होता है यहाँ। हाँ, सिक्रीशन भी होता है H+, K+ आयंस और अमोनिया का सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है फिल्ट्रेट में। ये ब्लड में pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट ये एक लंबी डक्ट है जो किडनी के कॉर्टेक्स से शुरू होकर मेडुला के इनर पार्ट्स तक जाती है। यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब हो सकता है। लार्ज अमाउंट? हाँ, ADH के इन्फ्लुएंस में। फाइनल वाटर एडजस्टमेंट यही होता है। इसी से तय होता है कि यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। अच्छा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कलेक्टिंग डक्ट में? हाँ, ये डक्ट ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए थोड़े से यूरिया को मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में पास होने देती है। सोचिए, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया भी ग्रेडियंट बनाने में मदद कर रहा है। कमाल है। यूरिया हेल्पिंग इन कॉन्सेंट्रेशन? हाँ, और कलेक्टिंग डक्ट H+ और K+ आयंस का सिलेक्टिव सिक्रीशन करके ब्लड का pH और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने में भी रोल प्ले करती है। इनक्रेडिबल। मतलब हर पार्ट का एक बहुत स्पेसिफिक रोल है, स्पेसिफिक परमिएबिलिटी है और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब तो यही हुआ कि नेफ्रॉन सच में एक हाईली एफिशिएंट और सोफिस्टिकेटेड फिल्टरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट है। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बायोलॉजी में। फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये तीनों प्रोसेसेस मिलकर वेस्ट रिमूवल भी करते हैं और होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करते हैं। इन बेसिक्स को समझना किडनी फंक्शन के रेगुलेशन को समझने के लिए फाउंडेशन है। हार्मोनल कंट्रोल, काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो सब समझने के लिए ये बेस है। सेक्शन 16.4, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने का मैकेनिज्म। मैमल्स की ये काबिलियत कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सकते हैं, ये है क्या और कैसे होता है ये? सही सवाल।
मैमल्स की ये एक बहुत ही खास एबिलिटी है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना, मतलब ऐसा यूरिन जिसमें पानी कम से कम वेस्ट हो। बॉडी वाटर कंजर्व हो सके। हाँ बिल्कुल। रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों के लिए तो सोचिए ये कितना जरूरी है। और एनसीईआरटी कहता है कि इसमें 2 स्ट्रक्चर्स का बड़ा हाथ है, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा। ये कैसे करते हैं ये कमाल? हाँ, यही इस मैकेनिज्म का आप कह सकती हैं दिल है। देखिए, हेनलेज लूप के 2 हिस्से हैं, एक नीचे जाने वाला डिसेंडिंग लिम्ब ओके, और एक ऊपर आने वाला असेंडिंग लिम्ब। ठीक है। फिल्ट्रेट इन दोनों में बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में बहता है, डिसेंडिंग में नीचे, असेंडिंग में ऊपर। अच्छा, ऑपोजिट फ्लो, जी इसी को काउंटर करंट कहते हैं। बिल्कुल, इसी ऑपोजिट फ्लो को काउंटर करंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वासा रेक्टा, वो तो ब्लड कैपिलरी है जो हेनलेज लूप के साथ साथ चलती है। एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि वासा रेक्टा के भी 2 लिम्स होते हैं और उनमें ब्लड का फ्लो भी हेनलेज लूप की तरह ही काउंटर करंट पैटर्न में होता है। मतलब उसमें भी ऑपोजिट फ्लो। हाँ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस में। एक लिम्ब में खून नीचे जाता है, दूसरे में ऊपर, ठीक वैसा ही जैसा लूप में फिल्ट्रेट के साथ होता है। ओके, तो हेनलीज लूप में फिल्ट्रेट का काउंटर करंट, वासा रेक्टा में ब्लड का काउंटर करंट, और ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं। इस अरेंजमेंट का नतीजा क्या निकलता है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनकी ये नज़दीकी मतलब प्रॉक्सिमिटी और ये दोनों काउंटर करंट फ्लोज मिलकर किडनी के अंदरूनी हिस्से के फ्लूइड, जिसे मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहते हैं, हाँ, उसकी ऑस्मोलैरिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऑस्मोलैरिटी मतलब समझिए घोल में घुली हुई चीजों का कॉन्सेंट्रेशन। जैसे पानी में नमक या चीनी। बिल्कुल। किडनी के बाहरी हिस्से कॉर्टेक्स में ये कॉन्सेंट्रेशन लगभग 300 मिलीऑस्मोल प्रति लीटर होता है, मतलब 300 mol L-1। 300। और ये अंदरूनी मेडुला तक पहुंचते पहुंचते करीब 1200 mol L-1 तक पहुंच जाता है। वाओ, 300 से 1200, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ गया। ये ग्रेडियंट, ये फर्क पैदा कैसे होता है? कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना कॉन्सेंट्रेट कर देती हैं? ये ग्रेडियंट बनाने में मुख्य रूप से 2 खिलाड़ियों का हाथ है। एक तो NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट और दूसरा यूरिया। अच्छा, NaCl और यूरिया। हाँ, पहले NaCl की बात करते हैं। ये हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब से ट्रांसपोर्ट होकर इंटरस्टिशियम में आता है, मतलब लूप से बाहर निकलकर सराउंडिंग फ्लूइड में। असेंडिंग लिम्ब से निकलकर बाहर आया। हाँ, वहां से ये वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के खून में चला जाता है। अच्छा, लूप से निकलकर इंटरस्टिशियम, फिर वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। करेक्ट। फिर जब खून वासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन में ऊपर की तरफ जाता है तो यही NaCl वापस इंटरस्टिशियम में लौटा दिया जाता है। अरे, मतलब इंटरस्टिशियम से खून में गया और फिर खून से वापस इंटरस्टिशियम में आ गया। हाँ, ये अदला बदली एक्सचेंज वासा रेक्टा और इंटरस्टिशियम के बीच चलता रहता है। इसका मकसद है NaCl को मेडुला के गहरे हिस्से में ट्रैप करके रखना, उसे वहां बनाए रखना। अच्छा, ये तो NaCl की कहानी हुई जो ग्रेडियंट बना रहा है, पर आपने यूरिया का भी नाम लिया था, उसका क्या योगदान है? यूरिया का भी रोल है। थोड़े अमाउंट में यूरिया हेनलेज लूप के थिन असेंडिंग लिम्ब सेगमेंट से निकलकर इंटरस्टिशियम में आ जाता है। अच्छा, बाद में जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से गुजरता है तो वही यूरिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकलकर वापस इंटरस्टिशियम में आ जाता है। तो यूरिया भी लूप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकलकर इंटरस्टिशियम में जमा हो रहा है। हाँ, ये यूरिया साइक्लिंग भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने में मदद करता है, खासकर इनर मेडुला में, जहां कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा 1200 mOsmol होता है। तो ये पूरा सिस्टम हेनलेज लूप और वासा रेक्टा की खास बनावट, उनका काउंटर करंट फ्लो और ये NaCl यूरिया का ट्रांसपोर्ट, यही मिलकर काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। NCERT का फिगर 16.6 शायद इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को दिखाता है। बिल्कुल सही। अब सवाल उठता है, इस सब का फायदा क्या है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम? फायदा यही है कि ये मैकेनिज्म मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाकर रखता है। बाहर 300, अंदर 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। प्रिसाइसली। और इसी ग्रेडियंट की वजह से जब फाइनल फिल्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से नीचे गुजरता है मेडुला से होते हुए, हाँ, तो इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी पानी को फिल्ट्रेट से बाहर खींच लेती है ऑस्मोसिस के जरिए। अच्छा,
पानी बाहर निकल जाता कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से? हाँ, पानी रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है और पीछे बचा हुआ फिल्ट्रेट यानी यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ह्यूमन किडनीज इनिशियल फिल्ट्रेट के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सकती हैं। 4 गुना? हाँ, ये पॉइंट और ये पूरा मैकेनिज्म नीट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से समझना जरूरी है। एकदम साफ हो गया। ये मैकेनिज्म सुनने में जितना कॉम्प्लेक्स है उतना ही एफिशिएंट है पानी बचाने के लिए। कमाल है। बिल्कुल। चलिए अब किडनी के फंक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है इस पर आते हैं। सेक्शन 16.5 रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी अपना काम इतने सटीक तरीके से कैसे मैनेज करती है? हाँ, किडनी का फंक्शन बहुत बारीकी से मॉनिटर और रेगुलेट होता है। इसमें मेन रोल हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स का है। हार्मोनल फीडबैक? हाँ, और इसमें 3 मुख्य प्लेयर्स हैं। एक तो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का हिस्सा है, दूसरा JGA मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये किडनी के अंदर ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। हाइपोथैलेमस, JGA और तीसरा? और कुछ हद तक हमारा हार्ट भी। अच्छा, हार्ट भी। इंटरेस्टिंग। ओके, तो हार्मोनल फीडबैक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ADH का जिक्र आता है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। ये कैसे काम करता है? हमारे बॉडी में खास सेंसर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव को सेंस करते हैं। अच्छा, ये डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में पानी या सॉल्ट का लेवल क्या है। हाँ, मान लीजिए शरीर से पानी का लॉस ज्यादा हो गया, जैसे डिहाइड्रेशन में होता है या बहुत पसीना आया, तब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ये एक्टिवेट होकर हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं। हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर हिस्से, जिसे न्यूरोहाइपोफिसिस कहते हैं, उसको ऑर्डर देता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH रिलीज करने के लिए। ADH का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है ना? बिल्कुल, ADH या वैसोप्रेसिन। और ये ADH निकलकर क्या करता है? इसका नाम ही एंटी डायूरेटिक है, मतलब डायूरेसिस यानी ज्यादा यूरिन बनने को रोकने वाला। सही पकड़ा। ADH खून में मिलकर किडनी तक पहुंचता है और नेफ्रॉन के आखिरी हिस्सों डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT और कलेक्टिंग डक्ट को सिग्नल देता है। क्या सिग्नल? सिग्नल देता है कि वो पानी का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दें, मतलब फिल्ट्रेट से ज्यादा पानी खींचकर वापस ब्लड में भेज दें, ताकि पानी बॉडी में कंजर्व हो। बिल्कुल। इससे यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और बॉडी का फ्लूइड लेवल मेंटेन रहता है। और अगर पानी ज्यादा पी लिया, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, तब ठीक उल्टा होता है। ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस ADH का रिलीज कम कर देता है। अच्छा, DCT और कलेक्टिंग डक्ट पानी का रीएब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं और जो एक्सेस वाटर है वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये एक बेहतरीन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है जो बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी को स्टेबल रखता है, लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर पर। हाँ। आपने ADH का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन बताया। क्या इसका ब्लड वेसल्स पर भी असर होता है? वैसो मतलब वेसल, प्रेसिन मतलब दबाने वाला। अच्छा पॉइंट। हाँ, ADH ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट भी करता है, यानी सिकोड़ता है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR भी बढ़ सकता है। तो ये हार्मोन पानी बचाने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट कर रहा है। समझ गया। मल्टीटास्किंग हार्मोन है ये तो हुआ ADH का रोल। अब आते हैं JJA पे, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। NCERT में लिखा है इसका कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल है। ये क्या स्ट्रक्चर है और कैसे काम करता है? JJA यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। ये नेफ्रॉन में वहां बनता है जहां DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टीरियोल जो ग्लोमेरुलस में खून लाती है। हाँ, वो आर्टीरियोल एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ की सेल्स में कुछ खास मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो मिलकर JJA बनाती हैं। और ये रेगुलेट कैसे करता है? कब एक्टिव होता है ये? JJA तब हरकत में आता है जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR कम हो जाता है। जैसे ब्लड लॉस होने पर या ब्लड प्रेशर किसी वजह से कम हो गया। ऐसी स्थिति में JGA की खास सेल्स, जिन्हें जक्स्टाग्लोमेरुलर JG सेल्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और क्या करती हैं एक्टिवेट होकर? वो एक एंजाइम रिलीज करती है, रेनिन, RENIN। रेनिन, हाँ, ये नाम सुना है। ये ब्लड में क्या करता है? रेनिन ब्लड में पहले से मौजूद एक इनएक्टिव प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन पर एक्ट करता है।
एंजियोटेंसिनोजन लिवर बनाता है। अच्छा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। एंजियोटेंसिन 1, क्या ये एक्टिव है? नहीं, एंजियोटेंसिन 1 अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं है। ब्लड में ही एक और एंजाइम होता है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग्स में और दूसरी जगहों पर मिलता है। ACE एंजाइम। हाँ, ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 असली खिलाड़ी है। ये बहुत पोटेंट है। अच्छा, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये इतना पोटेंट क्यों है? एंजियोटेंसिन 2 के 2 बल्कि कहिए 3 मुख्य काम हैं। हाँ। पहला, ये एक बहुत पावरफुल वैज़ोकंस्ट्रिक्टर है। वैज़ोकंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है। हाँ, जोर से सिकोड़ता है। इससे ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फलस्वरूप ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR भी बढ़ जाता है। तो GFR जो कम हुआ था वो वापस नॉर्मल की तरफ आता है। ये तो एक काम हुआ। हाँ। दूसरा काम है कि एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड के बाहरी हिस्से एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एक और हार्मोन रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, ये क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट्स मतलब DCT और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है और वहां से Na+ सोडियम आयन और पानी के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अच्छा, ये सोडियम और पानी को वापस ब्लड में लाता है। हाँ, जब Na+ और पानी ब्लड में वापस आते हैं तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर और GFR और भी बढ़ जाते हैं। बाप रे, ये तो पूरी चेन रिएक्शन है। GFR कम हुआ, JGA ने रेनिन छोड़ा, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाया, ACE ने एंजियोटेंसिन 2 बनाया, एंजियोटेंसिन 2 ने ब्लड प्रेशर बढ़ाया और एल्डोस्टेरॉन निकलवाया। एल्डोस्टेरॉन ने Na+ और पानी रीअब्जॉर्ब करवाकर ब्लड प्रेशर और बढ़ाया। एग्जैक्टली इसी पूरे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। कभी-कभी एल्डोस्टेरॉन को मिलाकर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम या RAAS भी कहते हैं। RAAS, ओके, ये ब्लड प्रेशर और GFR को वापस नॉर्मल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। बिल्कुल। तीसरा काम एंजियोटेंसिन 2 का ये भी है कि वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके ADH रिलीज भी बढ़ा सकता है, जो पानी रीअब्जॉर्ब करके ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, ये ADH को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने देखा कि ADH और RAS दोनों ही ब्लड प्रेशर और GFR को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब वो कम हो। हाँ। तो शरीर में हर चीज का संतुलन जरूरी है। क्या कोई ऐसा सिस्टम भी है जो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करे? कहीं ऐसा ना हो कि ये सिस्टम चलते ही रहें और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए। बहुत अच्छा सवाल, लॉजिकल है। हाँ, बिल्कुल है। यहीं पर हार्ट का रोल आता है। तीसरा फैक्टर है ANF, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर। ANF, एट्रियल मतलब एट्रिया से निकलने वाला, नाट्रियोरेटिक मतलब सोडियम को यूरिन में निकालने वाला। एकदम सही, मतलब निकाला। जब हार्ट के ऊपरी चेम्बर्स यानी एट्रिया में ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो एट्रिया की दीवारें ANF नाम का पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती हैं। और ये ANF क्या करता है? RAS के अपोज में? हाँ, ये RAS के बिल्कुल अपोज में काम करता है। ये वेजोडाइलेशन करता है, यानी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके फैलाता है। अच्छा, ये फैलाता है वेसल्स को। हाँ, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। ये रेनिन के रिलीज को भी कम करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज को भी कम करता है, Na+ रीएब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। तो ANS मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पर एक चेक या ब्रेक की तरह काम करता है। एग्जैक्टली, उसे काउंटर बैलेंस करता है। समझ गया। तो ADH, RAS और ANF ये तीनों मिलकर एक फाइन बैलेंस बनाए रखते हैं किडनी फंक्शन, फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर का। कमाल की इंजीनियरिंग है बॉडी की। सच में। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। 16.6 मिक्चुरेशन। साधारण भाषा में कहें तो यूरिनेशन का प्रोसेस। हाँ, मिक्चुरेशन। नेफ्रॉन्स में जो यूरिन बनता है वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ रीनल पेल्वेस, फिर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और वहां स्टोर होता रहता है। यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है? हाँ, ब्लैडर एक मस्कुलर सैक है जो यूरिन को टेम्पररी होल्ड करता है। और ये कब तक होल्ड करता है? सिग्नल कहाँ से आता है रिलीज करने का? ब्लैडर तब तक यूरिन स्टोर करता है जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक वॉलंटरी सिग्नल नहीं मिलता। मतलब हमारी इच्छा पर निर्भर करता है काफी हद तक। वॉलंटरी सिग्नल? हाँ, जब ब्लैडर यूरिन से भरने लगता है तो उसकी दीवारें खिंचती हैं, स्ट्रेच होती हैं। इस खिंचाव से ब्लैडर की वॉल्स में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए? हाँ, और ये रिसेप्टर्स CNS को सिग्नल भेजते हैं।
स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक। CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर CNS क्या करता है? CNS इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और हमें पता चलता है कि ब्लैडर भर गया है, जब व्यक्ति यूरिन पास करने के लिए तैयार होता है और सही जगह पर होता है। हाँ, सोशली एक्सेप्टेबल कंडीशंस में। बिल्कुल। तब CNS मोटर मैसेजेस वापस भेजता है। इन मैसेजेस के असर से ब्लैडर की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं। ब्लैडर सिकुड़ता है। और साथ ही यूरेथ्रल स्फिंक्टर, वो मसल जो यूरेथ्रा के ओपनिंग को कंट्रोल करती है, वो रिलैक्स होती है, खुल जाती है। इससे ब्लैडर खाली हो जाता है और यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं और इस पूरे न्यूरल कंट्रोल को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। करेक्ट। NCERT बताता है कि एक अडल्ट ह्यूमन औसतन 1 से 1.5 लीटर्स यूरिन प्रतिदिन एक्सक्रीट करता है। 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। हाँ, यूरिन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना जरूरी है। ये हल्का पीला, लाइट येलो, पानी जैसा फ्लूइड होता है। और pH? ये स्लाइटली एसिडिक होता है, pH लगभग 6.0 के आसपास। और इसमें एक खास गंध, कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है जो अमोनिया जैसी हो सकती है अगर रखा रहे यूरिया के ब्रेकडाउन से। अच्छा, और इसमें मेन वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है? हाँ, औसतन एक दिन में लगभग 25-30 ग्राम यूरिया यूरिन के साथ निकलता है। इसके अलावा और भी सॉल्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और NCERT में यूरिन एनालिसिस के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का भी जिक्र है। हाँ, यूरिन एनालिसिस एक बहुत महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टूल है। यूरिन की जांच करके कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और किडनी की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। जैसे अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। अगर कीटोन बॉडीज आ रही हैं तो उसे कीटोनूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया। हाँ, ये दोनों ही कंडीशंस आमतौर पर डायबिटीज मेलिटस मतलब शुगर की बीमारी की तरफ इशारा करती हैं। तो ये टर्म्स याद रखना जरूरी है नीट के लिए। बिल्कुल, ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया और डायबिटीज मेलिटस का कनेक्शन। अब चलते हैं अगले हिस्से पर, सेक्शन 16.7, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। क्या किडनीज के अलावा और भी ऑर्गन्स हैं जो वेस्ट रिमूवल में मदद करते हैं? हाँ, किडनीज बेशक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे लंग्स, लिवर और स्किन भी कुछ हद तक एक्सक्रीटरी वेस्ट्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। लंग्स? वो तो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं? हमारे लंग्स बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रिमूव करते हैं। NCERT के अनुसार लगभग 200 ml हर मिनट। सोचिए कितनी ज्यादा है। हाँ, 200 ml पर मिनट। CO2 तो मेटाबॉलिक वेस्ट है। बिल्कुल, सेलुलर रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है। इसके साथ ही ब्रीदिंग के दौरान काफी मात्रा में पानी भी वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। एक्सहेल्ड एयर में मॉइस्चर होता है। ओके, लंग्स हो गए। और लिवर का क्या रोल है? लिवर तो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लिवर के तो बहुत सारे काम हैं, डिटॉक्सिफिकेशन उनमें से एक है। एक्सक्रीशन में इसका रोल बाइल प्रोडक्शन से जुड़ा है। लिवर बाइल जूस बनाता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और बाइल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, बाइल में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ये डेड RBCs के हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। इनका येलो ग्रीनिश कलर होता है। अच्छा, RBC ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स। इनके अलावा कोलेस्ट्रॉल, कुछ डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, कुछ विटामिन्स और कई दवाइयां भी लिवर प्रोसेस करके बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में भेजता है। और फिर ये सब डाइजेस्टिव वेस्ट यानी फीसीज के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो लिवर भी वेस्ट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प कर रहा है। इंटरेस्टिंग। और स्किन, पसीने से भी कुछ निकलता है? बिल्कुल, हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियां होती हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। स्वेट मुख्य रूप से पानी होता है जिसमें NaCl घुला होता है, जिससे पसीना सॉल्टी लगता है। हाँ। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में यूरिया, लैक्टिक एसिड वगैरह भी स्वेट में होते हैं। तो स्वेट से भी वेस्ट निकल रहा है? हाँ, निकलता है। हालांकि पसीने का मेन काम तो शरीर को ठंडा रखना है, इवेपोरेटिव कूलिंग से, लेकिन इस प्रोसेस में ये थोड़े वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिमूव कर देता है। स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स भी होती हैं जो ऑयल निकालती हैं, उनका क्या रूल है? हाँ, सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम नाम का ऑयली सब्सटेंस बनाती हैं। सीबम में स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस होते हैं। ये स्किन पर एक प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर बनाता है,
स्किन को ड्राई होने से बचाता है। और ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। हाँ, सीबम के थ्रू भी कुछ सब्सटेंसेस एलिमिनेट होते हैं। एक और छोटी सी बात एनसीईआरटी ने लिखी है, लार मतलब सलाइवा के थ्रू भी बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट्स एलिमिनेट हो सकते हैं। अच्छा, सलाइवा से भी, दो वेरी स्मॉल अमाउंट्स। हाँ, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ठीक है, तो लंग्स CO2, वाटर, लिवर, बाइल कंटेंट्स और स्किन, स्वेट, सीबम भी एक्सक्रीशन में अपना योगदान देते हैं। अब हम चैप्टर के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। सेक्शन 16.8 डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी की कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, अगर किडनीज ठीक से काम करना बंद कर दें, मतलब माल फंक्शनिंग हो जाए, तो ब्लड में यूरिया जमा होने लगता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर नहीं हो पाते। ब्लड में यूरिया का जमा होना। हाँ, इस कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि यूरिया टॉक्सिक होता है। ये आखिर में किडनी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। ऐसे मरीजों के लिए क्या इलाज है जिनके ब्लड में यूरिया बढ़ गया है? यूरीमिया के पेशेंट्स के लिए? यूरीमिया के पेशेंट्स के लिए एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है हीमोडायलिसिस। आम भाषा में इसे ब्लड डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी से खून साफ करवाना कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी, ये हीमोडायलिसिस होता कैसे है? क्या करते हैं इसमें? इस प्रोसेस में पेशेंट की एक आर्टरी से आमतौर पर हाथ की ब्लड निकालकर एक मशीन, जिसे डायलाइजिंग यूनिट या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, उसमें पंप किया जाता है। मशीन में पंप करते हैं, ब्लड जम ना जाए इसके लिए? हाँ, ब्लड को मशीन में भेजने से पहले उसमें हेपरिन जैसा एंटीकोएगुलेंट मिलाते हैं ताकि ब्लड जमने ना पाए। ओके, और उस मशीन के अंदर क्या होता है? वो आर्टिफिशियल किडनी कैसी होती है? उस यूनिट के अंदर एक खास तरह की ट्यूब होती है। ये ट्यूब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे सेलोफेन की बनी होती है और कॉइल्ड रहती है, मतलब लिपटी हुई, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सेलोफेन ट्यूब। हाँ, ये ट्यूब एक स्पेशल फ्लूइड में डूबी रहती है जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस डायलाइजिंग फ्लूइड का कॉम्पोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है। प्लाज्मा जैसा? फिर वेस्ट कैसे निकलेगा? प्लाज्मा जैसा होता है सिवाय एक चीज के, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट्स जैसे यूरिया नहीं होते, बिल्कुल जीरो यूरिया। अच्छा, तो फ्लूइड में यूरिया नहीं है पर पेशेंट के ब्लड में यूरिया बहुत ज्यादा है? एग्जैक्टली। अब सेलोफेन ट्यूब की मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये मेम्ब्रेन छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे यूरिया, सॉल्ट्स, ग्लूकोज को तो पास होने देती है, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स को रोक लेती है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा? हाँ, क्योंकि पेशेंट के ब्लड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया बिल्कुल नहीं है, तो डिफ्यूजन के प्रिंसिपल से यूरिया ब्लड से निकलकर डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है। अच्छा, वेस्ट निकल गया, पर ब्लड की जरूरी चीजें जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वो भी निकल जाएंगे? नहीं, यहीं पर डायलाइजिंग फ्लूइड का कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में ग्लूकोज और जरूरी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा जितनी ही रखी जाती है, इसलिए ये यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड से बाहर नहीं निकलते, नेट मूवमेंट नहीं होता इनका। अरे वाह, सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया बाहर आते हैं। हाँ, इस तरह ब्लड साफ हो जाता है। फिर इस साफ किए हुए ब्लड में एंटी हेपेरिन मिलाकर हेपेरिन का असर खत्म करके उसे वापस पेशेंट की बॉडी में आमतौर पर एक वेन के थ्रू चढ़ा दिया जाता है। ये तो सच में आर्टिफिशियल किडनी जैसा ही है। बिल्कुल, यूरीमिया के पेशेंट्स के लिए ये प्रक्रिया एक वरदान, एक बोन है। डायलिसिस के अलावा क्या किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी एक उपाय है अगर किडनी पूरी तरह फेल हो गई हो? हाँ, अगर किडनी पूरी तरह फेल हो गई है, जिसे अक्यूट रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही सबसे कारगर और स्थायी इलाज, मतलब अल्टीमेट मेथड है। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक हेल्दी डोनर से, जो प्रेफरेबली कोई क्लोज रिलेटिव हो, ताकि रिजेक्शन के चांस कम हो। हाँ, टिश्यू मैचिंग इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, उस डोनर से एक फंक्शनिंग किडनी लेकर पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। आजकल की एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स और इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं से किडनी ट्रांसप्लांटेशन काफी सक्सेसफुल हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। इसके अलावा एनसीईआरटी में और कौन सी किडनी डिसऑर्डर्स का जिक्र है? 2 और कॉमन प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। एक है रीनल कैल्कुलाई, यानी किडनी स्टोन्स या गुर्दे की पत्थरी। किडनी स्टोन्स, हाँ, ये तो काफी सुना। ये किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के जमा होने से बने
इनसॉल्युबल मास या पत्थर होते हैं। हाँ, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी अटक सकते हैं हाँ। और बहुत तेज दर्द करते हैं। ऑक्सैलेट्स के स्टोन्स कॉमन है। हाँ, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन सबसे कॉमन होते हैं। हाँ, दूसरी कंडीशन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें किडनी के फिल्टर्स यानी ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हाँ। सूजन या जलन। ये इन्फेक्शन या इम्यून प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। इससे किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये थे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े कुछ मुख्य डिसऑर्डर्स: यूरेमिया, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बिल्कुल। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या-क्या समझा। वाओ, आज हमने काफी ग्राउंड कवर कर लिया। डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और उनके पीछे का लॉजिक समझा। वेरियस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखे एनिमल्स में। ह्यूमन किडनी और नेफ्रॉन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा। ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। और वासा रेक्टा, पेरिट्यूबुला कैपिलरीज। हाँ, और यूरिन फॉर्मेशन के 3 बेसिक स्टेप्स का इंट्रोडक्शन: फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, और ट्यूब्यूल्स के हर पार्ट का फंक्शन भी देखा। हमने शुरुआत की सेक्शन 16.4 से। हाँ, काउंटर करंट मैकेनिज्म से। फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का काउंटर करंट मैकेनिज्म, कैसे हेनलेस लूप और वासा रेक्टा मिलकर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वो 300 से 1200 MAS OSMOL पर लीटर का ग्रेडियंट बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? पानी बचाने के लिए। फिर सेक्शन 16.5 में देखा किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कैसे ADH, रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरॉन सिस्टम RAS और ANF मिलकर फ्लूइड बैलेंस और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। वो हार्मोनल चेक्स एंड बैलेंसेस। सेक्शन 16.6 में मिक्चुरेशन यानी यूरिनेशन का प्रोसेस और उसका न्यूरल कंट्रोल, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स समझा। ब्लैडर कैसे काम करता है? सेक्शन 16.7 में जाना कि लंग्स, लिवर और स्किन भी एक्सक्रीशन में कैसे मदद करते हैं, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हाँ, उनका सपोर्टिंग रोल। और आखिर में सेक्शन 16.8 में एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पर बात की: यूरीमिया, हीमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, रीनल कैल्कुलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हाँ, ये सभी टॉपिक्स NCERT के इस चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म और हार्मोनल रेगुलेशन, खासकर ADH, RAS, ANF, इनसे कॉन्सेप्ट्स पर आधारित सवाल नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। डिसऑर्डर्स वाले हिस्से से भी फैक्ट्स और टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया, यूरेमिया जैसे। बिल्कुल। तो कुल मिला के हमने देखा कि हमारी किडनीज कितनी अद्भुत मशीन है। ना सिर्फ वेस्ट हटाती हैं, बल्कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का बैलेंस, होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करती हैं और कंट्रोल होती हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जरा सोचिए, अगर किसी कारण से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट, वो 300 से 1200 वाला ग्रेडियंट ठीक से बन ही ना पाए, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने की हमारी एबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? बॉडी वाटर बैलेंस का क्या होगा? अच्छा सवाल है। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नहीं बन पाएगा? शायद। और एक और सवाल डायलिसिस से जुड़ा हुआ, हीमोडायलिसिस फ्लूइड में ग्लूकोस और जरूरी आयंस नॉर्मल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में क्यों रखे जाते हैं जबकि यूरिया बिल्कुल नहीं रखा जाता? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों नहीं सब कुछ जीरो कर देते डायलिसिंग फ्लूइड में? ये बहुत दिलचस्प सवाल हैं। इनके जवाबों पर विचार करने से काउंटर करंट मैकेनिज्म और डायलिसिस के प्रिंसिपल्स और भी गहरे समझ आएंगे। जरूर सोचिएगा इनके बारे में और अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो इस सत्र को लाइक जरूर करें। हाँ, और शेयर भी करें। अपने नीट बडीज के साथ शेयर करें, उनकी भी मदद होगी। और हाँ, आने वाले पार्ट्स और दूसरे चैप्टर्स के ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले सत्र में